नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको अधिक से अधिक सफलता दिला सके। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। तो पाटलिपुत्र के लिए जो है पॉलीब्रोथा, पॉली ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। आप देखे होंगे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत तो जो थे मेगास्थनीज, जिनका एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध रहा, इंडिका। क्या रहा? इंडिका, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है पाटलिपुत्र नगर के बारे में और कहा है कि पाटलिपुत्र नगर को पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासक जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। तो कहता है कि जिन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है, जो गुप्त शासक जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो दिनार कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनार कहा गया है। क्लियर। जबकि चांदी के सिक्के को रुपयक के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता था? चांदी के सिक्के को रुपयक नाम से जाना जाता था और सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ईरानी शासक डेरियस जो है कब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो 516 ईसा पूर्व में क्या था दोस्तों? कब क्या था? 516 ईसा पूर्व में क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। 516 ईसा पूर्व, समझ गए होंगे। इसी को बीसी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का शुरुआत किस शासक ने किया था। गुप्त संवत का शुरुआत किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था दोस्तों। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है, सभी को एक एक करके देखना पड़ेगा। कहता है भारतीय भाषा से जुड़े अभिलेख और प्राप्ति स्थल है। कह रहा है कि भारतीय भाषा से जो जुड़ा अभिलेख है दोस्तों, वह कहां कहां से प्राप्त हुआ है। इसके लिए सुमेलित करने के लिए आपको सही सुमेलित करना है। तो पहला है ऑप्शन, मितानी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है। ये मितानी अभिलेख जो है सीरिया से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सही ऑप्शन है, मितानी अभिलेख जो है सीरिया से प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कश्मीर अभिलेख। देखिए कश्मीर लिख दिया है दोस्तों, सही कर लीजिएगा आप लोग। यहां कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कश्मीर अभिलेख। क्लियर। यहाँ तो हो जाएगा, रो यहाँ दे दिया है, ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। तो कश्मीर अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? इराक से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहां से प्राप्त हुआ है? इराक से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही है। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है हितित अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? हितित अभिलेख तुर्की से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये तो बिल्कुल सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। हितित अभिलेख जो है तुर्की से प्राप्त हुआ है, अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो भी वनडे एग्जाम होगा,
उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास करें, जहां तक संभव हो हर वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही सफलता दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद शब्द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जनपद शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ को क्या कहा जाता है? जैन मठ को क्या कहा जाता है? आप सुने होंगे कि बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। बौद्ध मठ को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है दोस्तों। उसी प्रकार क्वेश्चन है कि जैन मठ को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ को जो है बसादी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के लोग विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, सब में कोमा दे दीजिएगा आप, सब अलग अलग है दोस्तों। राई है, बाजरा है, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में क्या करते थे? क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। कहता है किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के लोग विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे बेर हुआ, अलसी हो गया, कपास हो गया, राई हो गया, बाजरा हो गया, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में क्या करते थे? तो कहां से करते थे? बहुतायत में करता था दोस्तों, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में करता था। तो नब्दा टोली से करता था दोस्तों। कहां से करता था? नब्दा टोली। बहुतायत में यहाँ उपज होता था, उत्पादन होता था। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। किसका किसका? बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज जैसे जितने भी अनाज हो सभी का जो है नब्दा टोली से बहुत अधिक मात्रा में उपज होता था, उत्पादन होता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला की नर्तकी है दोस्तों। कैसा महिला है? अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ दोस्तों। किससे प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान, देखिए यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान होगा यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। फाहियान। क्लियर? कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत दौरे का कालक्रम क्या है? फाहियान का जो है भारत दौरा का कालक्रम क्या है? फाहियान अर्थात जो भारत में आए थे, फाहियान आप सुने होंगे किसके शासनकाल में आए थे? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे दोस्तों। विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे और 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। कब से कब तक रहे थे? ये चीनी तीर्थयात्री थे जो कि भारत दौरा किया था। किनके समय में किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन पर हमको चर्चा करना पड़ेगा। फर्स्ट कथन है, भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः गौतम बुद्ध की थी। एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में जो पूजा करते हैं हम लोग, आज भी हम लोग पूजा करते हैं, किसका पूजा करते हैं?
मूर्तियों का पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? मूर्तियों का पूजा करते हैं। तो पहला जो मानव मूर्ति मिला था, पहला मानव मूर्ति का जो वर्णन मिलता है वह गौतम बुद्ध का मिलता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। दूसरा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है। बिल्कुल छोड़ा है। बौद्ध धर्म जो है प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग। देखिए नवपाषाण युग का क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। कह रहा है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, नवपाषाण युग ईसा पूर्व, यहाँ ईसा पूर्व है दोस्तों, ये ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है बहुत ही आपको कंफ्यूजन में डालने वाला ऑप्शन आ गया दोस्तों। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। ये बिल्कुल माना जाता है दोस्तों। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है क्या हो गया? सही हो गया है। वही कहता है कि कौन सा कथन सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के शाही मोहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? गुप्त शासकों के शाही मोहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था दोस्तों? तो किसका होता था? गरुड़ का होता था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, किसका होता था? गरुड़ का। गुप्त शासकों के शाही मोहर पर किस पशु पक्षी का चित्र अंकित होता था? तो गरुड़ का होता था दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए नन ऑफ डीज हो जाएगा। ऑप्शन ई नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर क्या होगा? गरुड़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पोरस का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? राजा पोरस का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? तो राजा पोरस ने जो युद्ध लड़ा था चेनाब और झेलम के बीच इनका जो था, चेनाब नदी एवं झेलम नदी के बीच इनका क्या था? राज्य स्थित था। यहीं पर ये राजा पोरस क्या करते थे? शासन करते थे। राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था किनका? सिकंदर महान का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद कीजिए। क्लियर हो गया होगा। और सिकंदर महान की सेना जो है, सिकंदर महान की सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, और यहीं से उनका विजय यात्रा जो है थम गया था दोस्तों। किनका? सिकंदर महान का। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब एवं झेलम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चेनाब एवं झेलम ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय, देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन चल रहा था दोस्तों? देखिए कश्मीर में राजा पोरस चल रहे थे, वहां पर चेनाब और झेलम के बीच में राजा पोरस का चल रहा था शासन। लेकिन कथा मगध पर जो है किसका शासन चल रहा था? तो मगध पर जो है किसका शासन चल रहा था? नंद वंश का शासन चल रहा था दोस्तों। किसका शासन चल रहा था? नंद वंश का शासन चल रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा। नंद वंश का जो प्रतापी शासक था घनानंद, अंतिम शासक हुए, यही जो थे नंद वंश के उस समय शासक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना जाता है दोस्तों? अभी जो हम लोग पवित्र नदी मानते हैं वह गंगा नदी को मानते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था?
तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना जाता था वह सरस्वती को माना जाता था दोस्तों। किसको माना जाता था? सरस्वती को माना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था दोस्तों? मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए पूछ रहा है, दक्षिण भारत का जो राज्य है। तो पांड्य वंश था दोस्तों। कौन वंश था? पांड्य वंश था। क्लियर? कहता मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से प्रसिद्ध था? ये पांड्य राज्य था, पांड्य वंश था दोस्तों। पांड्य वंश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था दोस्तों। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ताम्रपाषाण संतुतियों का सही कालक्रम क्या है? ताम्रपाषाण संतुतियों का सही कालक्रम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन छोड़ दिया टेक्निकल टीम दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन दे दिया है लेकिन क्वेश्चन इसमें लाया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व के आसपास, कहता है कि 300 ईसा पूर्व के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। 300 ईसा पूर्व के बीसी के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। जनसंख्या में क्या हुआ था? काफी वृद्धि हुई थी। जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में संयोजित कीजिए। जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में आप संयोजित कीजिए कि पहले जो जनसंख्या किसका सर्वाधिक था, उसके बाद किसका था, उसके बाद किसका था। ये 300 ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा है, जब नगरीकरण का जो है क्या हो रहा था? काफी वृद्धि हो रहा था नगरीकरण में। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था दोस्तों वो पाटलिपुत्र में था। कहां पर था? सबसे ज्यादा जनसंख्या पाटलिपुत्र में था। उसके बाद याद कीजिए मथुरा में था, उसके बाद विदिशा में था, उसके बाद कौशाम्बी में था, उसके बाद उज्जैन में था। ये 5 जो शहर थे, नगर थे, बहुत जनसंख्या निवास करते थे। तो क्लियर हो गया होगा। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा मथुरा, तीसरा विदिशा, चौथा कौशाम्बी और 5वां उज्जैन होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा, कौशाम्बी और उज्जैन। ये ऑप्शन ए नंबर में दिया है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखिए सही कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। शल्य चिकित्सा क्या होगा? शल्य चिकित्सा। सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया है? यानी कि शल्य चिकित्सा में जो है चीर फाड़ जो होता है, जहां ऑपरेशन होता है, वहां पर कहता है कि कितने प्रकार का औजार का इस्तेमाल किया जाता था। तो 121 प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता था दोस्तों। ये सुश्रुत संहिता में ये वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? सुश्रुत संहिता में ये वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक
व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको देखिएगा वनडे एग्जाम जो भी होगा, आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आप उठा के देखिए, क्वेश्चन जरूर यह देखने के लिए मिलेगा। कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? तो वैशाली में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। और वैशाली का एक राज्य था, क्या नाम था? लिच्छवी। क्या था? लिच्छवी था। लिच्छवी ने सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था का स्थापना किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा ऑप्शन सी। इसीलिए भारत को प्राचीन लोकतंत्र का जननी भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? प्रथम की चर्चा कर रहा है। प्रथम आप सुने होंगे कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, सॉरी ईस्वी बोला गया। कहता है कि 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था, उस समय जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय प्रथम बौद्ध संगति के समय जो शासक थे मगध का, वो अजातशत्रु थे दोस्तों। कहाँ थे? कौन थे? अजातशत्रु थे। और इन्होंने ही आयोजन करवाया था, राजगीर में करवाया था। कहाँ करवाया था? राजगीर में करवाया था, जिसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। क्लियर हो गया होगा। जबकि दूसरा जो थे, दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या होता? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसका अध्यक्षता साबा कामी ने किया था। और उस समय जो सम्राट थे मगध का, काला शोक थे। और यह जो बौद्ध संगति हुआ था दूसरा वाला, वो वैशाली में हुआ था दोस्तों। तो इतना क्या क्लियर हो गया होगा। और तीसरा बौद्ध संगति जो हो गया वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा याद, ताकि आने वाला जो एग्जाम है आपको जरूर आपको फायदा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर पहले देख लिया आप कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कहां पर है? सतलज नदी पर है। और नाथपा झाकरी परियोजना के अलावे भी सरहिंद परियोजना है, कोल डैम परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। ये 4 परियोजना है। सरहिंद परियोजना, कोल डैम परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना, ये सभी सतलज नदी पर है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। सॉरी। बेतवा नदी पर आप देखिएगा कि माता टीला परियोजना है दोस्तों। बेतवा नदी पर क्या है? माता टीला परियोजना है। जबकि चेनाब नदी पर आप देखिएगा तो बगलिहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है और सतलज परियोजना भी चेनाब नदी पर है दोस्तों। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करिएगा। सतलज परियोजना जो है चेनाब नदी पर है दोस्तों। क्लियर। कभी कभी ऑप्शन गलत में मार के आइएगा कि सतलज परियोजना जो है सतलज नदी पर है, लेकिन नहीं, सतलज परियोजना जो है चेनाब नदी पर है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था?
संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था दोस्तों। 1855 से 56 के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? 1855 से 56। क्लियर हो गया? तो संथाल विद्रोह जो 1855-56, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1855-56। क्लियर? संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिद्धू कन्हू एवं चांद भैरव थे। क्लियर? यह जो संथाल विद्रोह हुआ था इसका मुख्य केंद्र जो थे भैगनाडी राजमहल के पहाड़ियों में, राजमहल के क्षेत्र में ये थे। क्लियर? राजमहल का जो क्षेत्र पड़ता था उसी में भैगनाडी एक गांव था, वहीं से संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कन्हू एवं चांद भैरव ने 1855-56 में किया था दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था इसमें क्या हुआ था? गांधी जी पर मुकदमा चला दिया गया था दोस्तों। तो गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था कहां चलाया गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतिहारी में चलाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुआ था। ये प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ये लंदन के राजकुमार थे दोस्तों। इन्होंने जब पटना यात्रा किया था तो कब किया था? तो 22-23 दिसंबर को किया था। 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी में क्या था दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन का उद्देश्य था विधान परिषद में प्रवेश करना, अर्थात विधान परिषद में अपने प्रतिनिधि को भेजना। क्लियर? स्वराज पार्टी का जो गठन किया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? और बिहार के स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो फरवरी 1924 ईस्वी में हुआ था। बिहार का जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों फरवरी 1924 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ 1929 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस अंतिम क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये पिछले ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित था। रामविलास पासवान जो है अपना राजनीतिक सफर जो है किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। क्लियर? रामविलास पासवान जी का जन्म जो हुआ था 5 जुलाई 1946 ईस्वी को खगड़िया में हुआ था दोस्तों। 5 जुलाई 1946 ईस्वी को खगड़िया में हुआ था और मृत्यु जो हो गया 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को हो गया था। 8 अक्टूबर 2020 ईस्वी को नई दिल्ली में हो गया था। क्लियर? रामविलास पासवान जो 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे दोस्तों। कितने बार? 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे, सोच सकते हैं आप, और जबकि 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। तो इस तरह से आप रामविलास पासवान जी का ख्याति आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए और नए वीडियो का आने का इंतजार कीजिए और सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका जो सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसलिए अब हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।